आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिलोसफी ऑफ ऐसे। हमने देखा है सबसे पहले फिलोसफी ऑफ ऐसे में सबसे पहले देखेंगे सिलेबस ऐसे का। ठीक है, ऐसे का जो सिलेबस हमें दिया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि उसमें हमें क्या चीजें बताई गई है ना। आप लोगों को आवाज मेरी आ रही है सही? बस इतना मुझे बता दें, आई एम ऑडिबल, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है ना? ओके, ये काइंडली अपने जो है माइक म्यूट कर लें काइंडली। ये जिनका भी पूजा आप जो है अपने माइक। अच्छा जी, सबसे पहले आपने देखना है एसए के सिलेबस में कौन कौन सी चीजें मांगी जाती हैं। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश। अब बेसिक इंग्लिश में क्या आ जाता है, वो आपकी ग्रामर आ जाती है, ठीक है, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, यूज आ जाते हैं, इज यूज आ जाते हैं, दा का यूज आ गया, टू का यूज वगैरह, आ का यूज वगैरह 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 जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, बेसिक इंग्लिश में जो कि हम 8th 9th क्लास में 10th क्लास में फर्स्ट ईयर में जो है पढ़ते आ रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद जो सेकंड थिंग आ जाती है वो दैट इज कंटेंट। कि कंटेंट ही जो है वो बाप है ऐसे का। ठीक है, अब एक बात सिर्फ लगा लें कि आपका जो कंटेंट है ऐसे के ऐसे ऐसे के लिए आपका जो कंटेंट है वही फादर है आपके ऐसे का। वही आपको जो है ऐसे के मार्क्स मतलब के देने वाला है। जैसे एक एग्जामिनर है ना, अगर वो ऐसे चेक करता है, ठीक है, उसमें वो कौन सी चीज देखता है, 60 नंबर किस चीज के लगाता है, वो कंटेंट के लगाता है। ठीक है, 20 नंबर लगाता है वो उसके ग्रामर के। ठीक है, 20 नंबर किस चीज के लगाता है, स्ट्रक्चर के। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपने स्ट्रक्चर अगर 20 के 20 नंबर आप स्ट्रक्चर से ले सकते हैं ना। बेसिक जो इंग्लिश है उससे भी क्या है कि आप 10 नंबर स्ट्रक्चर से, तो आप 20 नंबर प्रॉपरली ले सकते हैं, 20 में से 18 नंबर ले सकते हैं। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कल मैंने आपको बताया था जिन्होंने क्लास ली थी। ठीक है, उसमें आपका जो है आउटलाइन, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी बॉडी डेवलपमेंट, ठीक है, पैराग्राफ पैराग्राफ मर्ज, ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन वगैरह वगैरह, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें क्या है कि उसमें आ जाती हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर में 20 के 20 मार्क्स ले सकते हैं। ये एक वाहिद चीज है। ठीक है, बेसिक इंग्लिश में भी आप 20 मार्क्स नहीं ले सकते। ठीक है, ले सकें तो वो अलग बात है कि किसी की इतनी ज्यादा उसकी ग्रामर स्ट्रांग है कि उसने एक गलती भी नहीं की ग्रामर की, इंग्लिश की। बट जो मेरा ख्याल है उसमें जो है आज तक ऐसा कोई बंदा मैंने नहीं देखा जिसकी जो है ग्रामर की मिस्टेक बिल वास्ता या बल वास्ता जो है ना हुई हो। ठीक है, वो हो जाती है, इंसान के पास है, हो जाती है। सोचता होता है कि यार मैंने ठीक लिखा, बट फिर भी क्या है कि उसकी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, या एग्जामिनर से भी मिस्टेक हो सकती है, आपने ठीक लगा लिखा हो, उससे क्या है कि आपने थोड़ा सा और तरह से लिख दिया, उसने और तरह से समझा हो। ये फर्दर डिस्कशन है, वो हम इंशाल्लाह ताला अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर करेंगे। ठीक है, अब ऐसे लगा लें 20 नंबर आपने स्ट्रक्चर सीख लिया उसके आगे। ठीक है, और आपका जो है इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश है, 10 नंबर इसके लगा लें। ठीक है, और आपने बाकी जो 10 नंबर हैं उसको किस चीज से लेने हैं, अपने कंटेंट से लेने हैं 40 नंबर पास करने के लिए। अब 50 से 60 नंबर, कोई एग्जामिनर है वो 50 मार्क्स रखता है कंटेंट के, कोई रखता है चेक करने वाले के हिसाब से होता है ना, 60 मार्क्स रखता है अपने कंटेंट के, 20 स्ट्रक्चर के, 20 जो है बेसिक इंग्लिश के। ठीक है जी, अब उस कंटेंट को आपने जो है, मैंने आपको बताया था आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, जो है वो उसका जो है रिसर्च बेस्ड कंटेंट होना चाहिए, उसके लॉजिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर पूरे होने चाहिए। ये सारी चीजें क्या है कि उसके होने चाहिए। तो उसके बाद जो है आपका जो कंटेंट के बाद स्ट्रक्चर है वो आ जाता है, वो भी आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके मैंने आपको बताया ये एक वाहिद चीज है जिसको आप फॉलो करके अच्छे तरीके से आप जो है पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि आप को ये स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें मैं जरूर सिखाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आउटलाइन जो एफपीएससी ने दी हुई है उसको रीड कर लेते हैं कि इंग्लिश एसे की जो आउटलाइन दी हुई है उसमें सबसे पहले आ जाए, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर ऐसे इन इंग्लिश, अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक विल बी
गिवन, मतलब कि 8 से 9 टॉपिक, जो 9 से 10 टॉपिक हैं, 9 टॉपिक या 10 टॉपिक जो है आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपने एक टॉपिक लिखना है। ठीक है, ये मैंने कल सबसे पहले बात बताई थी आपको, ये वाली भी। कैंडिडेट्स आर expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. Candidate articulation के comprehensive जो है आपने research-based knowledge अपने टॉपिक पे लिखना है। दूसरा जो चीज है वो कैंडिडेट जो आर्टिकुलेशन है, एक्सप्रेशंस हैं एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट है, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग विल बी एग्जामिनेड। उसमें क्या चीज कैंडिडेट की जाएगी? आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन। आर्टिकुलेशन एक्सप्रेशन क्या चीज है? ठीक है, वो आपको मैं सब चीजें सिखाऊंगा। उसके बाद टेक्निकल ट्रीटमेंट जो आपका स्टाइल है ऐसे का, वो भी क्या है कि इसके अंदर एग्जामिन की जाएगी। आपका जो नॉलेज है, नॉलेज उन्होंने सबसे पहले आपकी नॉलेज की बात की है, बाकी चीजों की आपकी टेक्निकल ट्रीटमेंट की उन्होंने बाद में बात की है। ज्यादा चीज आपका जो मैटर करता है वो नॉलेज करता है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा कि आपने कैसे एक टॉपिक का नॉलेज अपने अंदर बिल्डअप करना है, उसको कैसे आपने याद करना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो स्किल्स हैं वो क्या हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं आ जाती हैं। सबसे पहले आपकी जो इंग्लिश जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उसको बेहतर करना है आपने, वो कैसे कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं आपकी, वो बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। आपने अपनी जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी कि आपने ग्रामर या स्पेलिंग जो है आपने गलत नहीं करने, ये भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी ग्रामर में, स्पेलिंग भी आपकी ग्रामर में आते हैं ना, तो मैं इसलिए कह रहा था कि कुछ ना कुछ गलती हो जाती है ग्रामर में, आप जितनी भी ट्राई कर लें। ठीक है, उसके बाद इनप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वोकैब है कि आपने इतनी कोई खास किस्म की औखी और मुश्किल तरीन वोकैब को क्या है कि यूज कर लिया है, वो फिर क्या है कि आपके लिए जो है सर का दर्द बन जाती है। और इतनी मुश्किल, क्योंकि मैंने आपको ये बात कल भी एक चीज बताई थी जिन्होंने क्लास ली थी, कि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद आपने अपने आपको ग्रेजुएशन का स्टूडेंट समझना है। आपसे ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम ले रहे हैं, आपसे कोई पीएचडी लेवल पे एग्जाम नहीं ले रहे, आपसे ग्रेजुएशन लेवल का ही आपसे पूछा जाएगा। आपको ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, इतनी हाई फाई इंग्लिश की आपको जरूरत नहीं है याद करने की, वो कैब को हाई लेवल पर तैयार करने की। आपको नॉर्मल इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश जो होती है, जो हमारी है, उसी को लेकर चलना है आपने। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है रॉन्ग यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि आप जो है जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल में आप रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं, वो भी क्या है कि आपके लिए बहुत ज्यादा मसले क्रिएट करती है। उसके बाद जो आ जाती है अगली बात, वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर के। वो क्या है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट अच्छा नहीं होता, वो ग्रैनुलरली फ्लॉड नहीं होता। ठीक है, जैसे कि बात करें हम कि उसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट उस तरह नहीं दिया जाता जैसे वो एक माना जाता है। मतलब कि एक फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेना कि बात कर लें कि वो स्कूल जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, ही गोज टू स्कूल। आप उसके अलावा ठीक है आप बात कर लेंगे जी स्कूल जाता था, बैठ के आप बात, मतलब कि फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, और आप जो है टेंस वो क्या है यूज कर रहे हैं, पास्ट का या पास्ट परफेक्ट का या प्रेजेंट परफेक्ट का या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सेंटेंस का तो स्ट्रक्चर, फिर आप जो टेंस वही प्रॉपर टेंस यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है, प्रॉपर वोकैब यूज नहीं कर रहे होते, तो फिर आपका क्या जाता है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस चीज पे बेस करता है सबसे ज्यादा? वो इसी चीज पे बेस करता है कि जो आपके टेंसेज हैं वो आप जिस सेंस में बात कर रहे हो, ठीक है, आपका पैराग्राफ जिस सेंस में चल रहा हो, आपने उसको उसी सेंस में लेकर चलना है। अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो आपने प्रेजेंट को ही लेकर चलना है। आपने क्या है कि उसके अंदर पास्ट को नहीं घुसा देना। ठीक है, कॉन्टिन्यूस को नहीं घुसा देना, पास्ट कॉन्टिन्यूस को नहीं घुसा देना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को नहीं घुसा देना। ठीक है, उस सेंटेंस को उसी तरह कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस को फिर जिस तरह आप बात करना चाह रहे हैं अपनी, उस तरफ लेकर जाना है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आ जाती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। आपकी जितनी भी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, वो क्या है कि आपको गलत आपका ऐसा करवाएंगे, ऐसे आपका गलत करवाएंगे, और आपसे क्या है कि आपका ऐसे फेल होने के उससे चांसेस, आपके नंबर कटने के चांसेस है। ये सारी चीजें हैं जो कि आप अब एक ऐसे के अंदर जो है
आपको क्या है कि ऐसे के अंदर ये सारी चीजें जो मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, आपको ऐसे आपका खराब करती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि आपने जो है अपना सेंट्रल थीम है वो कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आ जाती है आइडेंटिफाई डोरमैट कंटेंशन ऑफ टॉपिक ऑफ इन टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अनेबल टू इवन ग्रैब द टॉपिक ऑफ एसे। ठीक है, ये आप जो सेंट्रल थीम है, मतलब कि मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपसे बात पूछी जाती है एक बारे में। ठीक है, आपसे आपको दिए जाते हैं, जैसे एग्जांपल लिखी हुई है, जेंडर इक्वालिटी इज मैथ। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी इज मैथ के बारे में अब क्या है कि जेंडर इक्वालिटी मैथ है, किसी भी जगह पर ऑल ओवर वर्ल्ड के वो बात कर रहा है कि आपने इस पर ही, इस टॉपिक पर ही बात करनी है, किसी और पर नहीं बात करनी। आप जेंडर इक्वालिटी के अलावा सिर्फ और सिर्फ क्या है कि पाकिस्तान की बात कर लें, तो क्या है कि ये आप उस टॉपिक को, ठीक है, उस टॉपिक का जो है जो उस टॉपिक पे इरेलीवेंट कंटेंट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है इस टॉपिक पर, तो आप उस टॉपिक को ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं लेके चल रहे। अगर आप उसको टॉपिक को मतलब कि जैसे जेंडर इक्वालिटी फॉर एग्जांपल, एक और टॉपिक है जो कि डेमोक्रेसी के हिसाब से है कि डेमोक्रेसी, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, ये काफी बार आ चुका है डेमोक्रेसी के बारे में, प्रो एंड कॉन्स आ गया, हेल्स एंड आ गया। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में मोस्टली हर साल ही ऐसे आया होता है। तो मैं जो है इस टॉपिक को, जैसे डेमोक्रेसी है, फेमिनिज्म है, और थर्ड क्या है कि क्लाइमेट चेंज, इन 3 टॉपिक को मैं कहता हूँ, हर एक एस्पायरेंट को कहता हूँ कि आप इन 3 टॉपिक्स को क्या है कि बहुत ही डीपली स्टडी करें, बहुत ही ज्यादा डीपली स्टडी करें। अगर आप इन 3 टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा डीपली स्टडी करते हैं तो आपका एक ना एक ऐसे इसमें से लग जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला अपनी रेगुलर क्लासेस में जरूर क्लियर करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे आपका एक टॉपिक है डेमोक्रेसी। ठीक है, उसमें आपसे बात की गई है कि डेमोक्रेसी के आप जो है फायदे या नुकसान बताएं, या आपसे बात करता है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान क्या है। तो आप क्या है कि ऑल ओवर डेमोक्रेसी की बात करना स्टार्ट कर देते हैं, आप पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे फॉर एग्जांपल टॉपिक पूछा है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, व्हाट यू थिंक के डेमोक्रेसी, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस टॉपिक से इररेलेवेंट अगर कंटेंट लिखते हैं, अगर आप अमेरिका की डेमोक्रेसी के बारे में बात करने लग जाते हैं अपने हफ्ते में, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जामिर ने यही कहना है कि ये तो इररेलेवेंट कंटेंट है। ठीक है, आपका तो इस टॉपिक के मुतालिक जो है कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। ठीक है, आपका जो टॉपिक के अंदर आप इस टॉपिक को समझने के काबिल ही नहीं है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपने इस चीज को डेवलप करना है अपने अंदर के, इस टॉपिक को आप किस तरह समझें, इन टॉपिक्स को आप कैसे समझें और इन टॉपिक को कैसे लेकर चलें। ठीक है जी, और इन टॉपिक को कैसे लेकर चलना है, कैसे समझना है, ये भी हम इंशाल्लाह ताला अपनी क्लासेस के अंदर सीखेंगे। उसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट चलते हैं, नॉलेज एंड कंटेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट चलने से पहले हम जरा बात कर लेते हैं कि कल भी मैंने आपको बताया था कि आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह ताला आपकी जो है नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके लिए आपको क्या है कि आपको फी देनी होगी, कि जिन्होंने भी रेगुलर क्लासेस लेनी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें आपको ये पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ऐसे क्या होता है और ऐसे के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की डेफिशिएंसीज होती हैं। ठीक है, और क्या जो फिलोसफी ऑफ ऐसे एग्जाम है वो क्या है। ठीक है जी, ये वाली बातें कर रहा हूँ। उसके बाद ये आपका आज का जो है वो डेमो लेक्चर, लास्ट डेमो लेक्चर है। उसके बाद हम कल जो सॉरी नेक्स्ट वीक जो है हम ऐसे एक रेगुलर क्लास, पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम सबसे पहले अपना डेटा कैसे सर्च करना है और डेटा को कैसे हमने गैदर करना है वो चीज़ सीखेंगे। उसके बाद हम सेकंड लेक्चर के अंदर अपना सबसे पहले आउटलाइन बनाना सीखेंगे और थीसिस स्टेटमेंट डेवलपमेंट करना सीखेंगे, और ताकि हम क्या है कि आउटलाइन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। उसके बाद फिर हम बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर देंगे सीखना। ठीक है जी, उसके अलावा ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी। ठीक है, और टाइम जो है जब सब लोगों को जो है हम पूछ कर, मतलब कि जितने लोग भी होंगे कि ये वाला टाइम रखें, उनसे हम पूछेंगे जी कौन सा टाइम होना चाहिए मगरिब के बाद।
बट टाइम जो है मगरिब के बाद ही होगा। जो जिस टाइम पर 7:30, 8:30, 9:30, 10, 10:30, 11:30 इस तक, ठीक है, इस टाइम तक कोई जो लोग जिस टाइम पर राजी हो जाएंगे उस टाइम पर क्या है कि हम क्लास अपनी लिया करेंगे। रोज 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। और तो अगर बच्चे कहेंगे कि 8, तो हम जो है 8 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर कहेंगे 8:30 और 8:30 करेंगे, मतलब जिस तरफ मेजोरिटी जाएगी, ठीक है जी। और दूसरी बात ये होगी कि आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। रिकॉर्डिंग इसलिए मिलेगी कि समहाउ किसी का कोई लेक्चर रह जाता है, समहाउ इंटरनेट इशू आ जाता है, ताकि वो क्या है कि अपनी रिकॉर्डिंग से जो है वो उसको कंप्लीट कर सके। अगर और ये भी है कि कुछ बातें होती हैं वो माइंड से निकल जाती होती है ना, तो वो दोबारा उस रिकॉर्डिंग को सुनकर अपने एग्जाम तक उस रिकॉर्डिंग को क्या है कि यूटिलाइज करता रहे। ठीक है जी। तो जिन्होंने भी इनरोलमेंट करवानी है, सर इनको इनरोलमेंट के लिए बता दें फिर, अब्दुलरमान साहब अगर आप क्लास में हैं तो फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। सर आप हैं क्लास में? हाँ बिल्कुल जी, कितना क्लास। तो बता दें इनको सर फिर इनरोलमेंट का। तो एनी वन ऑफ यू हु वांट टू गेट एनरोल्ड, तो आपने क्या करना है, इस नंबर पर जो है ना मैसेज कर देना। मैं नंबर लिख देता हूँ, इनमें से किसी भी नंबर पर। ये स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास सेव कर लें, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप काइंडली टेक्स्ट कर दीजिएगा और जो है वो आपको एनरोलमेंट प्रोसीजर सब कुछ समझा दिया जाएगा। ठीक है। और क्या से कहते हैं, मैसेज जो है वो कोशिश कीजिएगा कि अपनी एनरोलमेंट जो है वो संडे से पहले पहले कंप्लीट करवा लें, क्योंकि उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, तो फिर जो है वो मुश्किल ही होगा किसी को एनरोल किया जाए। ये दो नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है आपको, आप इनमें से देख सकते हैं। मुशाबा आपका क्वेश्चन क्या है? चलें वो तो ठीक सारी है सर, नुशाबा का क्वेश्चन था कि बीसीएस में भी इसी तरह ही होता है। बिल्कुल जी, उसमें भी यही पैटर्न हम जो है यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह ही हमने लिखना होता है ऐसे, और हम इसी तरह उसको लेकर चलते हैं। उसका भी सेम ही, बिल्कुल सेम ही होता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। सीएसएस के और पीएमएस के बिल्कुल, पीसीएस जो है उनके एग्जाम का ऐसे बिल्कुल सेम ही होता है। अच्छा जी, तो आपने, या आपको स्क्रीन पर 2 नंबर नजर आ रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर भी क्या है कि आप टेक्स्ट करके इनरोलमेंट के लिए और फीस सबमिशन की डिटेल ले सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह ताला अपनी रेगुलर क्लासें स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। हम पढ़ते हैं आइडेंटिफाई, सॉरी, हम बात कर रहे थे नॉलेज एंड कंटेंट की। अब चलते हैं नेक्स्ट, कि हमने अपना जो नॉलेज है और कंटेंट, एक ऐसे फेल या पास होने की वजह वजह क्या होती है, कैसे जो है जो आप जो है अपने ऐसे को फेल करते हैं, उसमें नॉलेज एंड कंटेंट कैसा आप यूज करते हैं तो वो फेल हो जाता है। सबसे पहले आपको अगर पास करना है ऐसे, तो शैलो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। जो नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी, मतलब कि मैंने बात की ना कि आपने किस तरह, मैंने 3 टॉपिक्स दिए ना आपको, डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये 3 टॉपिक मैंने आपको दिए हैं। तो इन 3 टॉपिक्स को आपने इतना डीपली स्टडी करना है कि इन 3 टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पर अगर कोई भी ऐसे आ जाए तो क्या है कि आप उसको लिख सकें। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि एफपीएससी जो है वो मोस्टली 5 या 6 टॉपिक्स को जो है हर साल लेकर चलता है, जो इशू बेस्ड होते हैं। मैंने आपको बताया था 2 तरह के ऐसे आते हैं, एक इशू बेस्ड, दूसरे क्या है कि लिटरेरी ऐसे। जो हमने किस चीज को जाके किस कंटेंट को इकट्ठा करना है वो है इशू बेस्ड ऐसे। बट लिटरेरी भी कर सकते हैं, लिटरेरी ऐसे भी कर सकते हैं। उनकी वजूहत ये है कि उसके लिए हमें बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा डीपली करना पड़ेगा। बट जो इशू बेस्ड है उसका क्या फायदा है कि हमें करंट अफेयर की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इशू बेस्ड की भी तैयारी हमारे साथ साथ होती जाती है। हमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा करना पड़ता है, बट जो है बहुत ज्यादा डीपली नहीं करना पड़ता, बस नॉर्मल में ही करना पड़ता है। वो उससे से हमारी करंट अफेयर से तैयारी होती जाती है। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका जो फैक्ट्स एंड जो है होने चाहिए वो रिसर्च बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, आप अगर रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स नहीं होंगे, वो क्या क्या आपको फायदा नहीं देंगे। अगर मतलब कि कल भी मैंने एक बात की थी कि आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप सी पैक की बात कर रहे हैं तो आपका क्या है कि उस पर जो होना चाहिए
रिसर्च बेस आपका जो सॉरी उसका जो रिसर्च बेस उसकी जो बजट है वो है $62 बिलियन। आपके माइंड में आ रहा है कि जी अप्रोक्सीमेटली आपने $60 बिलियन लिख दिया, तो वो क्योंकि है आप $62 बिलियन या कुछ और लिख दिया है, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। आपने क्या है कि उसका रिसर्च करके उसकी कंप्लीट बात जो है वही करनी है, ठीक है, जो कंप्लीट बात है जैसे कि जैसे है वो वही करनी है आपने, ठीक है जी। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, जो उसके बाद आ जाती है बात, तीसरी बात आ जाती है, वो आ जाती है स्टीरियोटाइप आंसर। जो आपके आंसर होते हैं वो क्या है कि स्टीरियोटाइप होते हैं। अगर आप स्टीरियोटाइप आंसर ना दें, ठीक है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद लैकिंग ऑफ क्रिएटिविटी है कि आप उसके अंदर, आप अपने सेंटेंस के अंदर, आप अपने ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर, आप ऐसे पैराग्राफ के अंदर क्रिएटिविटी भी शो नहीं करते। वो भी आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपने उसको कैसे डेवलप करना है, ठीक है, उसके अंदर आपने कैसे चीजें ऐड करनी है इंशाल्लाह ताला, वो भी सिखाऊंगा। उसके बाद इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ ऐसे, ठीक है, आ जाता है, ठीक है। ये भी क्या है कि आपके ऐसे को फेल करने के लिए जो है काफी ज्यादा आपके इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो शाबा, आपके जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैं लास्ट में करता हूँ। मैं आपके सबके आंसर जो है ना लास्ट में करूंगा। आप काइंडली मुझे एक मरतबा ना ये पढ़ा लेने दें। 3 टॉपिक रह गए सिर्फ, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन ही लूंगा, टेंशन ना लें। अच्छा जी, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है कि जो आपके रैंडम आइडियाज हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने रैंडम आइडियाज को क्या है कि कंप्लीट एक्सप्लेन करके यूज करना है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लें, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, या जनरल इलेक्शंस की, जैसे बल्कि रिसेंटली हमारा जो हुआ है रिजीम चेंज का ना, तो इस पर बात कर लेते हैं, बाकी छोड़े सारे, ठीक है। अब रिजीम चेंज पर अगर आपसे आप रैंडम आइडिया दे रहे हैं कि जी मेरा ख्याल ये है कि रिजीम चेंज जो है वो अमेरिका ने की है, इसमें हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी साथ में शामिल है, ठीक है। और साथ कह दें कि जो, या फिर एक और बंदा उठता है, दूसरा बंदा कहता है कि जी ना एस्टेब्लिशमेंट शामिल है ना रिजीम चेंज हुई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, ठीक है, जो पीडीएम है उन्होंने मिलकर के आके कर दिया। ये आपका आइडिया है। दूसरे बंदे का क्या आइडिया है कि जी बिल्कुल जैसे इमरान खान कह रहा है वो हुई है, ठीक है, वो भी आपका आइडिया। उसको फिर आपने जैसे प्रेजेंट करना है ना, वो एक तरीका होना चाहिए कि उसको आप एक अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे। उसके बाद जो क्वालिटी है वो भी इसी चीज में आ जाती है। आप उसकी प्रेजेंट करने की आपकी जो क्वालिटी है वो भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका उस क्वालिटी में सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है, आपकी जो एक अलाइनमेंट है, आपने उसको क्या है कि एक ए टू जी लेकर जाना है। ए से जो है आपने डी, फिर बी, फिर एफ, फिर सी, फिर जी, इस तरह से नहीं, आपने ए से स्टार्ट करना है, बी सी डी एंड जी, इस तरह से लेकर आपने ए बी सी की तरह 1 2 3 5 10 तक ऐसे ही जाना है, बिल्कुल एक ऑर्डर में। तो इसमें आपकी क्वालिटी भी क्या है कि जो है वो भी अच्छी होगी। ये भी हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। उसके बाद जो लेवल ऑफ आर्गुमेंट्स हैं, आप अपने ऐसे में आर्गुमेंट्स भी करते हैं, आर्गुमेंट भी ऐसे आता है, ठीक है, ये बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है कि आप बाकी ऐसे में, हर ऐसे में अपने जो है आर्गुमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने आर्गुमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके आर्गुमेंट्स का लेवल है वो भी क्या है कि अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह ताला हम अपनी रेगुलर क्लासेस में सीखेंगे। उसके बाद आ जाती है बात लॉजिकल रीजनिंग की, कि आपका जो ऐसे है ना उसमें लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में आपके जितने भी लॉजिक्स आप दे रहे हैं वो तो हमेशा जो है पूरे होने चाहिए। जब आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, आपने रैंडम आइडियाज दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी लॉजिक रीजनिंग पे आप यार एक चीज का लॉजिक दे रहे हो, ठीक है, वो पूरा होना चाहिए, हर हाल में पूरा होना चाहिए। जैसे हम बात करें अपनी पॉलिटिक्स की बात करें ना, कि मौलवी फजल रहमान की बात करें, वो क्या है कि जिसकी हुकूमत बनती है जी वो उसके साथ शामिल हो जाता है। तो उसका क्या लॉजिक हो सकता है? हम एक ही लॉजिक दे सकते हैं ना कि ये बंदा ना सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अपने मफादात के लिए है, कि जिसका साथ बस ये क्या है कि हुकूमत के अंदर ही रहना चाहता है, हुकूमत के बाहर इसका क्या है कि दिल नहीं लगता। यही उसका लॉजिक बनता है। अब ये तो नहीं लॉजिक बनेगा ना कि यार ये हुकूमत में इसलिए शामिल हो जाता है, जरदारी के साथ भी हो जाता है, नवाज शरीफ के साथ भी हो जाता है, इमरान खान साहब के साथ भी होने को तैयार है, ठीक है। उसके बाद बाकी जितनी हुकूमतें पुरानी आई हैं उनके साथ भी क्या है कि होता रहा है, जितने भी डिक्टेटर थे या दूसरे
लोगों की हुकूमतें आई हैं, ठीक है, उनके साथ वो हमेशा से रहा है, ठीक है। तो उसका यही लॉजिक बनता है ना, ये बस अपनी हुकूमत में आके अय्याशियाँ करने आता है, ठीक है, और इससे का कोई भी लोगों से कोई भी लेना-देना नहीं है। उसका सिर्फ यही लॉजिक बनता है और तो कोई लॉजिक नहीं बनता। इस तरह क्या है कि आपकी वो लॉजिक रीज़निंग कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जो है आउटलाइन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। उसमें आउटलाइन है आपकी। सर नेक्स्ट स्लाइड करें ज़रा। अच्छा जी, आउटलाइन में क्या है कि आपका जो एसे है, अगर प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर नहीं होगी आउटलाइन कि आपने आउटलाइन कैसे बनानी है, उसको मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला पूरा एक लेक्चर इस चीज़ पर ही होगा, उसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे, साथ-साथ जितनी अरसा हमारी क्लासेस होंगी। तो अगर आप उस चीज़ को नहीं सीखेंगे सबसे पहले, तो आपकी आउटलाइन से ही आपके समझे 20-30 मार्क्स कट गए हैं, आराम सुकून से कट गए हैं। बाकी फिर 20-30 मार्क्स कट गए हैं, तो पीछे बचता क्या है? क्योंकि ये इतना ज़्यादा वो क्या है कि इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि ये हमारे है तो नहीं, उन्होंने मेंशन तो नहीं की हुई कि आपने आउटलाइन बनानी है, बट ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है कि ये एक एस्से का हिस्सा बन चुकी है अब। तो अब एक तो ये चीज़ आ जाती है, दूसरी अगर हम वो एस्पेक्ट जो हमने आउटलाइन में मेंशन किए हैं, वो क्या है कि अपने उसमें ना करें, ठीक है? अपने एस्से के अंदर जो है डिस्कस ना करें, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये भी हम चीज़ें सीखेंगे कि हमने जो आउटलाइन में हमारे पास टाइम नहीं बचा, तो हम क्या है कि एस्पेक्ट्स तो है, हम आउटलाइन में जो है उसको हम कैसे लेकर चलेंगे, तो वो भी चीज़ें हम अपने सीखेंगे ऐसे के अंदर। ठीक है? उसके बाद आ जाता है व्हाई एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इन सीएसएसए। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि सीएसएस का जो एग्ज़ाम है, उसमें आपका एसे का एग्ज़ाम जो है, वो क्यों कंडक्ट किया जाता है ना? सर नेक्स्ट स्लाइड काइंडली।